are going to talk about the planning the research. This is our second topic among the research methodology section. Before I really go into detail of the planning of the research, I would like to tell you about a few basic phenomena and definition regarding the research. So after selecting your research topic, uh, there's a different way in which the research topic can be investigated, like आपके research design. दो चीज़ों या दो फैक्टर्स को जो है अपना वेट करना होता है. यू शुड ट्राई टू चूज़ ए डिज़ाइन जो कि मोस्ट डिफिनेटिव हो आपके वो रिसर्च टॉपिक पे. You should try to choose a design that will give a most definite answers about the research topic and the feasibility of doing the research. आपके कैपेबिलिटीज़ है उस टॉपिक को कंडक्ट करने में, या आपके पास जो अवेलेबल सोर्स या मटेरियल जो है वो है उस रिसर्च रिलेटेड, and the availability of the resources at the time of research conduct. So often a trade-off has to be made between the ideal and the possible. आपने जो है वो आइडियल वो इस तरह करना है कि आइडियल को आपने रख के आपके पास रिसोर्सेज आपकी कैपेसिटी आपके टाइम को दे के पॉसिबल जो है वो दिखाना है कि किस तरह जो है आपने सेलेक्ट करना होता है. सो प्लानिंग द रिसर्च, आपने फर्स्ट टॉपिक को सेलेक्ट करना है. सही है कि आपका टॉपिक क्या है. उसके बाद उस टॉपिक को उस स्टडी को कंडक्ट करने के लिए प्रॉपर डिज़ाइन जो है वो आपने सेलेक्ट करना होता है. दूसरी बात जो है वो आपने रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस जो है वो डेवलप करना होता है. सो कैन यूर रिसर्च डिज़ाइन आंसर यूर रिसर्च क्वेश्चन. अगर फॉर एग्जांपल आप एसोसिएशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो यू शुड गो फॉर दी क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़. सही है. या जो है वो आप अगर रिलेशनशिप या काजेशन फाइंड करना चाह रहे हैं तो यू शुड गो फॉर द एनालिटिकल स्टडी या कि रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हो. तो वो आपके स्टडी डिज़ाइन पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हो. सो कैन यू टेस्ट योर हाइपोथेसिस थ्रू योर रिसर्च डिज़ाइन. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अमंग द रिसर्च मेथडोलॉजी कि आइदर आपने प्रॉपर जो है वो रिसर्च डिज़ाइन जो है वो सेलेक्ट करना ताकि आप हाइपोथेसिस टेस्ट करें. So defining and refining the research question through the research topic often has to be changed to a research question. प्रॉपर सेलेक्ट आपने क्वेश्चन जो टॉपिक है आपने सेलेक्ट किया उस टॉपिक को फिर आपने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है. एंड देन द रिसर्च क्वेश्चन शुड बी डिफाइंड एंड रीडिफाइंड सो दैट इट मेक आंसर द विद द प्रिसीजन. फॉर एग्जांपल आपका रिसर्च टॉपिक है कि a relationship between post-menopausal hormone replacement therapy and subsequent development of endometrial carcinoma. अब रिसर्च क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें आप, डज पोस्ट मेनोपॉजल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रेडिपोज वुमेन टू डेवलप एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. अब ये आपका वही वही आपके दोनों टाइटल्स जो है वो बिल्कुल सेम मीनिंग है, बट आपने टाइटल को जो है वो किस में कन्वर्ट किए, रिसर्च क्वेश्चन में. तो उसको आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. So for the purpose of research design, the question need to be better defined. The hormone replacement therapy should be specifically stated. Either आप एलोन एस्ट्रोजन यूज़ करना चाह रहे हो या एस्ट्रोजन के साथ कम्बिनेशन प्रोजेस्टेरॉन देना चाह रहे हो. आपकी ड्यूरेशन थेरेपी की जो है वो आपने प्रॉपर डिफाइन करना होता है. फॉर एग्जांपल 1 year, more than 1 year. So should be diagnosis of the endometrial carcinoma be specified as histologically confirmed. तो वो आपने वो सारा कुछ डिफाइन करना होता है क्लिनिकली. उसके बाद जो है फिर आप if we take another example of the research question, so is passive smoking harmful to the fetus? So the first definition is about passive smoking. क्या है? What is the arbitrary definition should be accepted in terms of the number of cigarette smoking every day? This is called operation definition. किस फॉर्मूला किस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग आपने डिफाइन करना कि आइदर दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर या जो है वो पैसिव स्मोकिंग की जो हार्मफुल इफेक्ट है फिटिस पे, तो किस तरह आप मेजर करना चाह रहे हैं. या जो है वो another definition that need to be made is about effect of the fetus. Could it be defined as effect on the intrauterine growth retardation? बायोफिजिकल प्रोफाइल पे उसका कुछ इफेक्ट है एज डिटरमाइंड बाई अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन. या लो बर्थ वेट की आप बात करना चाहें या अदर कंडीशन गार्ड स्कूल की आप बात करना चाह रहे हो तो वो आपने प्रॉपर एक्सप्लेन करना होता है. सो are the children born to women whose husband smoke more than 20 cigarettes a day of a low birth weight than children born with the women who husband don't smoke? तो आपने कंपेरिजन करनी है.
या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि रिसर्च क्वेश्चन इज नाउ सुटेबल टू टर्न इनटू अ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस दैट कैन प्रोवाइड अ गुड basis for the development of inappropriate design and calculation of the sample size needed. So, generating the research hypothesis, if the research question is concerned with the relationship between observation or variables, so like postmenopausal women who received hormone replacement therapy of a specified type of and duration are more likely to develop intrauterine cancer than postmenopausal women who did not receive such therapy. अब आप देखिए कंपेयर करें. So children born to the women whose husbands smoke more than 20 cigarettes a day are of lower weights than children born to a woman whose husband do not smoke. So after deciding an appropriate and feasible research design, आपने फिर population and sample size जो है वो select करना होता है. So दो किस्म के sample size है, one is the probability sampling technique and the other is non-probability sampling technique. Non-probability में बहुत सारे हैं आपके simple probability में आपके simple random sampling है, stratified sampling है, systematic random sampling है, cluster sample है. नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपके कन्वीनियंट आ जाते हैं, पर्पस है, आपके कोटा है, स्नोबॉल है. सो जो नॉन प्रोबेबिलिटी है उसमें ये है कि हर एक बंदे को इक्वल चांस नहीं मिलता कि उसकी सिलेक्शन हो. उसमें आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग है. कन्वीनियंस ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप मर्दान में रह रहे तो मर्दान का एरिया आपको कन्वीनियंट है तो आप मर्दान से लेंगे बजाय आप लाहौर से लें. उसके बाद कंजिक्यूटिव, अगर आप क्लिनिक पे बैठे अगर आपका सैम्पल साइज जो है वो 10 है तो हर फर्स्ट 10 जो है वो आप सेलेक्ट करेंगे बिकॉज आपने कहा कि कंजिक्यूटिव जो 10 आ रहे हैं फर्स्ट वो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा. दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. पर्पसफुल सैम्पलिंग टेक्निक में आप देखिए कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो आप करना चाह रहे हो. इसमें आपके ना इसको आप जजमेंटल भी कह सकते हैं. स्नोबॉल ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप किसी को एक डाटा उससे कलेक्ट करते हैं और उसको कहते हैं कि आपने अगर आपकी तरह आपके जो इंक्लूजन क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग कोई आपकी तरह कोई और हो तो उसको भी भेज दीजिएगा या उसको जो है वो मुझे बता दे. तो ये हम जो मेजॉरिटी जो बेहोशी नहीं जो जो एडिक्टेड होते हैं उनमें हम अगर फॉर एग्जांपल के तो उनको हम कुछ पैसे दे देते हैं और वो जो है वो बता दे कि फ़लानी जगह में ये या वो अपने दोस्तों को बता दे कि वो फ़लाना बंदा जो है वो उसको हमें पैसे दे रहा था इस चीज़ का, तो वो हमें कांटेक्ट करते हैं. फिर कोटा सैम्पलिंग जो है वो आपके कोटा से जो है वो बिल्कुल क्लियर है. इसमें क्या करते हैं आपके एक स्पेसिफिक कोटा या परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो है अगर फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी की आप बात करें या माइनॉरिटी की बात करें या मुस्लिम कोटा या जो भी हो तो उस कोटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो आपने फिर सिलेक्शन करी. दिस इज द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. सो उसे प्रोबेबिलिटी में ये कि हर एक बंदे को इक्वल चांसेस है कि वो उसकी सिलेक्शन हो. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग उसको हम लोटरी मेथड भी कहते हैं. उसमें ये होता है कि आपने एक पॉपुलेशन है उसको नेम लिखने होते हैं या आप इजीली भी कर सकते किसी रैंडम चार्ट से भी. तो उसमें क्या करेंगे आप कि कोई भी अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोग कहते हैं कि 10 बंदे हैं और उसका नाम हम लिख देते हैं और फिर रैंडमली एक 2-3 को पिक कर लेते हैं तो वो हमारे उसमें हर एक बंदे का जो है वो इक्वल चांस होगा. तो ये आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड है. इसमें आप देखिए कि द पॉपुलेशन माइट बी ऑल ऑफ द हॉस्पिटल इन द यूज दैट परफॉर्म हार्ट बाईपास सर्जरी. सो फर्स्ट ऑफ वो लिस्ट ऑफ द हॉस्पिटल जो कि परफॉर्म करते हैं यूएस में बाईपास सर्जरी. देन उसको आप नंबर करें 1 2 3 4 अप टू जो आपका है सैम्पलिंग फ्रेम. उसके अकॉर्डिंग पर आपने जर्नल या रैंडम जो है वो उसको सेलेक्ट करना होता है. सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है कि ये इस मेथड को जो है वो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन रिक्वायर्ड है. देयर शुड बी लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन इन एनी सिस्टमेटिक वे. नाउ वी डिसाइड द सैम्पल साइज. फॉर एग्जांपल इन जो स्मॉल इन है वो आपका सैम्पल साइज है, जो लार्ज इन है वो आपका पॉपुलेशन साइज है. तो जो आप पॉपुलेशन को आप डिवाइड करेंगे किस पे, आपके सैम्पल साइज पे, तो आपके पास एक इंटरवल आएगा. यहाँ पे आप देखें यहाँ पे आपने यहाँ पर 20 हाउस होल्ड है जिसमें आप इंटरेस्टेड है और आपका सैम्पल साइज जो है वो 5 है. तो 20 को हम 5 डिवाइड करेंगे तो जो हमारा इंटरवल आ रहा है वो 4 है. अब हम क्या करेंगे उस इंटरवल को जो है वो 4 में 1 से लेके 4 में हम जो है वो रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हमने 2 सेलेक्ट की हैं. अब फर्स्ट जो सैम्पल साइज़ है वो मेरा 2 होगा, सही है. उसके बाद उस 2 के साथ फिर मैंने वो इंटरवल ऐड करना है. तो 2 के साथ 4 ऐड किए तो 6
उसके बाद 6 के साथ 4 ऐड किए तो 10, उसके बाद 10 के साथ 4 ऐड किए तो 14, उसके बाद 14 के साथ 8 सेलेक्ट किए तो हाँ वो क्या आ रहा है 18। तो यहाँ से आप देखिए 1 2 3 4 5 सैम्पल साइज़ है मेरा। और जिस तरह जो है वो मैंने जो सिस्टेमिकली सेलेक्ट की है वो आपका सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग आ रहा है। यहाँ पे आप देखिए कि एक लोकेलिटी है जिसमें आपके 90 हाउस होल्ड्स हैं और यहाँ पे आप देखिए जो सैम्पल साइज़ है वो 15 है। तो 90 डिवाइड बाई 15 तो हाँ जो इंटरवल आ रहा है वो मेरा 6 है। अब फर्स्ट 6 में फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली 5 सेलेक्ट करता हूँ, तो उस 5 के बाद फिर मैंने फर्स्ट जो सैम्पल साइज़ होगा वो मेरा ये ब्लू में आप देखो वहाँ पे 5 सैम्पल साइज़ है। उसके बाद 5 के साथ फिर मैंने ये इंटरवल ऐड करना 5 प्लस 6 तो आपको कौन सा है 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 6 23 इस तरह। तो ये तकरीबन 15 जो है वो मेरे बनते हैं यहाँ से। सही है, तभी तक आप कंटिन्यू रहेंगे तब तक आपका सैम्पल साइज कंप्लीट नहीं होता। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक में हम क्या करेंगे कि वहाँ पे आपके जो हेट्रोजीनियस डेटा होते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे प्रोफेसर्स होते हैं, लेक्चरर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, फुल प्रोफेसर होते हैं, वो आपका हेट्रोजीनियस या क्रूड जिसका आप कहते हैं हेट्रोजीनियस डेटा है। तो उसको हम क्या करेंगे सेप्टा उसको कन्वर्ट कर होमोजीनियस सेप्टा सब ग्रुप जो है वो बना लेंगे। उसमें क्या अगर फॉर एग्जांपल आपके लेक्चरर जो है वो है टीचिंग स्टाफ, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर है। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो ऑयल की है, फाइबर की है, मैचेस की है एंड स्टील की है। तो इस तरह हमने वो सब डेटा जो है वो सब कोटा बना दिए या सब ग्रुप्स बना दिए होमोजीनियस की। उसमें स्ट्रेटिफाइड में जो है वो फिर डिफरेंट मेथड्स हैं, इक्वल एलोकेशन मेथड है, डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है एंड प्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। इक्वल एलोकेशन मेथड में हमने क्या करते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम ईच सब यूनिट या सब पॉपुलेशन से। डिसप्रोपोर्शनेट स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग से हम क्या करते हैं, सो द सैम्पल साइज in each unit is not proportionate to the sample of the unit but depend upon the consideration involving personal judgment। फॉर एग्जांपल लेक्चरर जो है वो 20 है, असिस्टेंट प्रोफेसर 10 है, तो मैं लेक्चरर से ज़्यादा लूँगा क्योंकि वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और असिस्टेंट प्रोफेसर से कम। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट एंड कन्वीनियंस हम उनसे जो है वो एक अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ले लेते, तो वो आपका डिसप्रोपोर्शनेट सिस्टमेटिक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है। प्रोपोर्शनेट में क्या है कि refers to the selection from each sample unit of a sample that is proportionate to the size of the subpopulation। ये आप स्ट्रेटा के एडवांटेज ऑफ दिस मतलब हर हर ग्रुप से हर स्ट्रेटा से हम एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल 20% हम ईच से लेंगे। सही है। So advantage of this procedure include representative with respect to a variable used as a bias of classifying categories and increased chance of being able to make comparison between strata। Formula for the proportion allocation method, in I जो है वो आपका सैम्पल साइज़ है फ्रॉम टू बी टेकन फ्रॉम दी स्ट्रेटा जहाँ से हम देखते हैं, और इन जो स्मॉल इन है वो आपका सैम्पल्स रिक्वायर्ड सैम्पल साइज़ है, जो कैपिटल इन है वो पॉपुलेशन साइज़ है, इन आई जो है आपका साइज़ ऑफ द ईच स्ट्रेटा जिसमें है। यहाँ पे आप देखें लेक्चरर जो है वो 50 है, असिस्टेंट प्रोफेसर 75 है, एसोसिएट प्रोफेसर 50 है, प्रोफेसर जो है वो 25 है। यहाँ पे आप देखें तो जो स्मॉल एन है वो मेरा रिक्वायर्ड है। अब कैपिटल एन जो है वो क्या है कैपिटल एन, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। सो इट इंडिकेट दैट टू बी सेलेक्ट सैम्पल साइज ऑफ 80 स्टाफ मेंबर, 40 बी टेकन फ्रॉम द लेक्चरर, 20 फ्रॉम द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 13 फ्रॉम द एसोसिएट प्रोफेसर। यहाँ पे आप देख लीजिएगा। सो जो स्मॉल एन है वो कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पे आप देख लीजिए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल साइज ऑफ 80। सही है। तो सैम्पल साइज ऑफ 80 और जो मेरा पॉपुलेशन है वो कितना है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अच्छा, सो यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि उसको हम पे डिवाइड करेंगे और यहाँ पे हर जो स्ट्रेटा है लेक्चरर की फॉर एग्जांपल 150 है तो वो हम इनिशियली हम 150 पे डिवाइड करेंगे। उसके बाद जो है फिर वो आपके 75 है, यहाँ पे 75 होगा, बाकी सेम होगा। यहाँ पे आपका सैम्पल साइज़ होगा, यहाँ पे आपका पॉपुलेशन होगा। सो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे क्या होगा, जो सैम्पल साइज़ है वो आपका होगा 300, सॉरी जो पॉपुलेशन है वो 300 होगा, जो सैम्पल साइज़ होगा वो आपका 80 होगा, और यहाँ पे आपका 150 होगा, तो उससे आपका 40 आएगा। यहाँ पे 80 डिवाइड बाई 300 मल्टीप्लाई 75, तो ये का 20 आएगा। इस तरह तो वो आपका निकाल सकते हैं। वहाँ पे आप देख लीजिएगा कि एक और स्टडी है, यहाँ पे हमने KTH लिया, खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, अयूब मेडिकल कॉलेज या अकबर मेडिकल कॉम्प्लेक्स, आप जो भी कह लें। तो उसमें नंबर ऑफ कंसल्टेंट जो है वो इतने हैं, ये आपका सैम्पल साइज़ है, सॉरी पॉपुलेशन साइज़ है, एंड जो सैम्पल साइज़ है वो हमारा 3000 है, इससे हमने इतने लिए हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैम्पल साइज़ क्या है? सो ए गुड सैम्पल साइज इज ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। उसमें ये होना चाहिए, गुड सैम्पल इज फ्री फ्रॉम बयास, पर्सनल बयास से जो है वो फ्री होना चाहिए। A good sample maintains accuracy. It yields an accurate estimate of statistic and does not involve errors. So a good sample is comprehensive in nature, and a good sample is also economical in terms of the time cost involved in selection. And the subject of the good sample are easily approachable, and the size of the good sample is such that it yield an accurate result. Also, good sample make the research work more feasible. So thank you. If you have any question, you can ask me. And if you need this lecture, you can email me. I will provide this. I will email you and provide this presentation. Thank you so much.